गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं धर्मेंद्र आप सभी का अवधूत नगरी के डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 17 अक्टूबर 2020 है और आज से नवरात्रि भी शुरू हो गए हैं। ठीक है, और आप सभी को पहले तो नवरात्रि की शुभकामनाएं और बहुत बहुत मैं दुआ करूंगा कि सभी के घर में माता रानी खुशियां लेकर आए। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन को स्टार्ट करने से पहले इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं कि अवधूत नगरी एक ऐसी यूपीएससी एकेडमी है जहां पर आप यूपीएससी के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की, चाहे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो या कोई भी प्री मेंस हो या अपने करंट अफेयर हो, उनकी तैयारी कर सकते हैं। हमारी क्लासेस को youtube.com पर भी लाइव देखा जा सकता है और आप हमें दिए हुए नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर विजिट करके भी किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, ठीक है, कि जो आर्टिकल्स यहाँ पे दिए जाते हैं मैं पेज नंबर 1 से लेकर लास्ट तक सारे कवर करता हूँ और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको आपके सामने रखता हूँ। तो पेज नंबर फर्स्ट पे जो हमारा पहला आर्टिकल है वो क्या है, एमएसपी का। एमएसपी इज द की टू इंडियाज फूड सिक्योरिटी, सेज पीएम। पीएम जी कहते हैं, पीएम मोदी साहब कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जो एमएसपी है वो चाबी है इंडिया के फूड सिक्योरिटी की। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए एमएसपी क्या है, इंपॉर्टेंट आपके लिए एमएसपी। ठीक, तो एमएसपी के बारे में जैसा कि पहले तो एमएसपी क्या है और या क्या स्टेटमेंट है मैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे स्टेटमेंट ये दिया गया है कि इन द लास्ट 6 ईयर, पिछले 6 सालों के अंदर देखा गया है कि मोर देन 2500 करोड़ कि 2500 करोड़ से भी मतलब यानी कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो हुआ है किस चीज के लिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, ताकि एपीएमसी की मंडीज के अंदर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड हो सके। ठीक है, 100 करोड़ की बात करें तो आईटी सेक्टर में भी इसी मंडियों के मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च हुए हैं। तो मोदी जी कहते हैं कि इनमें और सुधार की जरूरत है, कि जो एपीएमसी है, मंडीज है, उनमें और रिफॉर्म्स की जरूरत है। ठीक है, उन्होंने कहा कि इन्हीं को देखते हुए 3 लॉज भी पास किए गए थे, पिछले आर्टिकल्स में हम पढ़ चुके हैं वो लॉ क्या है। ठीक है, तो एपीएमसी, एक तो दो चीज नाम सामने आ रहे हैं, एक तो आपका एपीएमसी और एक आपका आ रहा है एमएसपी। अब ये दो चीजें है क्या, उसके बारे में देखते हैं। देखिए पहले तो एपीएमसी, एपीएमसी क्या है, एक है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, मतलब एक ऐसी कमेटी है, ठीक है, एक मार्केटिंग बोर्ड की एक ऐसी कमेटी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भारत में स्टैब्लिश की जाती है। किस चीज के लिए, किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए, उनके शोषण से बचाने के लिए। ठीक है, और बढ़िया रिटेल प्राइस उन्हें मिल सके उसके लिए। ठीक है, तो इस चीज के लिए ये आपका एपीएमसी मार्केट है या कमेटी है, इसका गठन किया गया है। अब आपका आया दूसरा एमएसपी। इसमें एमएसपी क्या है, एमएसपी एक्चुअली होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये क्या होता है, इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस, मतलब जो भी एग्रीकल्चर पे उत्पादन होता है उस पे जो प्राइस को सेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ताकि वो किसानों से डायरेक्टली परचेज कर सके, उसी को हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब एमएसपी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला आर्टिकल। आगे पेज नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो पेज नंबर 2 पर है सीपीसीबी एक्सपेक्ट्स डिप इन द पोल्यूशन लेवल इन दिल्ली। मतलब सीपीसीबी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि पोल्यूशन लेवल में डिप होएगा, डिपिंग की संभावना दिख रही है उसे, वो एक्सपेक्टेशन ये कर रहा है दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली जैसे कि आप सबको पता है, स्टबल बर्निंग के दौरान पोल्यूशन काफी ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है। ठीक है, काफी ज्यादा मतलब इफेक्ट पड़ रहा है पोल्यूशन पर और प्रभावित हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो ये चीजें यहाँ पर इन्हीं चीज को मतलब इनके रिड्यूस करना होगा। रिड्यूस मतलब समझते हैं आप, इन चीजों को कम करना होगा, स्टबल बर्निंग जो हो रही है उसे रिड्यूस करना होगा। ठीक है, तो जो सीपीसीबी है, सीपीसीबी अब यहाँ पे निकल के आता है, इसमें बस मेन यही है, आपको रिड्यूसिंग करने के बारे में बताया गया है, उस आर्टिकल में इतना ही है। फिर उसके बाद लेकिन आपके पास यहां से निकल के आता कि सीपीसीबी क्या है। इसके बारे में देखिए मैंने लिख रखा है आप लोगों के लिए कि सीपीसीबी क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एक ऐसा बोर्ड जो मतलब यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करती है, उनके डेटा को रखती है इंडिया में, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में। ये स्टैब्लिश हुई थी 1974 के अंदर
अंडर वाटर एक्ट 1974 के, ठीक है, वाटर एक्ट के तहत 1974 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। और ये जो है एयर एक्ट 1981 के तहत भी उनके कार्यों को भी मतलब यानी कि देखता है, करता है। मैंने बताया जैसे कि 1974 की स्टैब्लिश हुई थी 22 सितंबर। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है और इसके एजेंसी जो एग्जीक्यूटिव है शिवदास मीना जी जो कि चेयरपर्सन है, डॉक्टर प्रशांत गरावा जी जो कि मेंबर ऑफ सेक्रेटरी है, ठीक है, सेक्रेटरी मेंबर है। आगे है पेरेंट एजेंसी कौन है, मेन एजेंसी मतलब यानी कि जिसके थ्रू ये कंट्रोल हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को। तो ये हमारा था सीपीसीबी। सीपीसीबी बोर्ड क्या है या ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। अगला है इसी पेज पर AQI। अब ये AQI क्या है, AQI मैं पहले भी पिछले कुछ एडिटोरियल में आर्टिकल्स में आपको बता चुका हूं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो उसी चीज के बारे में बस मेन टाइटल मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आर्टिकल में क्या है कि AQI जो है इंप्रूव हो रहा है दिल्ली में, नेबरिंग स्टेट्स में ये बताया जा रहा है। तो वहां से निकल के हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है AQI, पहले भी बताया जा चुका है, आज भी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। AQI क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है एक मेजरमेंट होती है, और वो मेजरमेंट किसके रिगार्डिंग, मैटर्स, पार्टिकुलर मैटर के रिगार्डिंग होती है, जिसमें आपको ओजोन की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड और इनकी इमिशंस कितने हो रहे हैं या कितने उनके प्रेजेंस है, इस चीज का पता लगाता है। क्योंकि जो पोल्यूशन के मतलब यानी कि बात की जाए तो पोल्यूशन फैक्टर ही ये गैसें हैं, ये इमिशंस के फैक्टर्स है, ठीक है। तो AQI जो स्केल होता है वो यूज किया जाता है रियल टाइम पोल्यूशन को जानने के लिए, ठीक है। और उसके हिसाब से आपका करंट का जो AQI का जो मेजरमेंट है उसी के हिसाब से, और क्या क्या न्यूमेरिक वैल्यू आती है तो उसका क्या होता है, मान लीजिए अगर AQI पर न्यूमेरिक वैल्यू 0 to 50 इंडिकेट कर रहा है तो आपका जो एयर क्वालिटी है वो गुड है, ठीक है, मतलब आपका कोई रिस्क नहीं है, ये क्लियर है। अगर मॉडरेट, मॉडरेट मतलब लेवल अगर 51 to 100 है तो मतलब माध्यम है रिस्की, थोड़ा सेंसिटिव है, हल्का सा सेंसिटिव है, ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ी केयर करनी पड़ेगी। ये देखिए ये 101 to 50 है ना, ये आपका अनहेल्थी है, मतलब यहां से डेंजर का जोन है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पे क्या है, आप लोगों को हेल्थ में इफेक्ट काफी ज्यादा डालता है। और इसके बाद जो कैटेगरी आती है 151 to 200, ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है ह्यूमन की हेल्थ पर। और जो आपका है वेरी अनहेल्थी जिसकी कैटेगरी 201 और 300 है, तो ये तो आप समझ सकते हैं कि कितना इफेक्टिव होगा हेल्थ के लिए ये, ठीक है। और जो कि जीवन के नुकसानदायक के लिए है, मतलब जीवन मरने वाली बात हो जाती है, जो कि इतना इफेक्ट कर देता है, हमें हेल्थ वार्निंग दे देता है, और वो भी ऑल ओवर इंडिया के लिए, तो ये वो लेवल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के लेवल और उसका हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बता दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 पे क्या आता है, पेज नंबर 4 पे आपका उड़ीसा प्लान्स टू बैन बैगर्स एट टूरिस्ट प्लेस। उड़ीसा ने क्या कर दिया है, ये प्लानिंग कर रहा है कि बैगर्स को बैन कर दिया जाए, रोक लगा दी जाए भिखारियों पर टूरिस्ट प्लेस के ऊपर। आपको पता है हर जगह इंडिया में टूरिस्ट प्लेस है, टूरिज्म आते रहते हैं और वहां पे बैगर्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा वो मतलब यानी कि अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन वो भी भाई अपना जीवन यापन करते हैं। तो गवर्नमेंट जो उड़ीसा गवर्नमेंट है उसका यही कहना है, वो एक प्लानिंग कर रही है इन बैगर्स को बैन करने के लिए, कहां पर, टूरिस्ट प्लेसेस पे, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्टार्टेड कंसल्टेशन टू फाइन ट्यून दिस ड्राफ्ट उड़ीसा टूरिज्म ट्रेड के तहत बिल 2020 के तहत इन्हें बैन करने की तैयारी कर रही है। पेज नंबर 5 पे आपका जो आर्टिकल है वो है न्यू रिसर्च शेड लाइट ऑन द डिक्लाइनिंग स्टार इंफॉर्मेशन इन मिल्की वे। इसमें क्या बताया गया है आपको, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि मिल्की वे, आकाश गंगा के अंदर जो तारों की संख्या कम हो रही है उसके ऊपर रिसर्च किए शुरू हुआ है, ठीक है। और उस रिसर्च के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने एक जाइंट मैटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का यूज किया है उनके सुरागों का पता लगाने के लिए, विटल यूज। यही है आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोई खास नहीं है यहाँ पे। पेज नंबर 9, इंडिया फेयर्स पुअरली इन हंगर इंडेक्स। हंगर इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो इंडिया की जो पोजीशन है वो काफी पुअरली पोजीशन है, ठीक है, काफी रेयर पोजीशन है, मतलब इनकी ऐसी जगह जो कि उसके लिए काफी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दिया क्या है कि इंडिया हैज द हाईएस्ट प्रिवलेंस ऑफ वेस्टेड चिल्ड्रन, मतलब अगर बात की जाए ना
कि छोटे बच्चों में सबसे खराब कंट्री कौन सी है, जो मतलब जहाँ पर बच्चे वेस्टेज की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है, जिनका कोई फ्यूचर नहीं है या उन्हें सही से खाना पीना नहीं मिल पाता या क्राइम्स करते हैं, तो वो बात आती है इंडिया की, ठीक है, और वो भी अंडर 5 ईयर ओल्ड, 5 साल के नीचे बच्चों की अगर बात कर रहे हैं तो क्या है जो किस कारण है, न्यूट्रिशन के कारण, ठीक है, जो कि ये किसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 2020 की रिपोर्ट है ये, ठीक है, और ये जो सिचुएशन है 2015 से लेके 2019 तक लगभग एक्सटेंड ही हो रहा है ये। पहले ये 10-14 में जो था 15.1 था, लेकिन 2015 और से लेके 19 तक ये 17.3 हो गया। आप देख सकते हैं कि कैसे ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया की जो रैंक है वो 107 देशों में 94 नंबर पे, आप देखो कितनी पीछे है ये, ठीक है। तो जो कि हमारे से मतलब यानी कि अच्छे तो ये बांग्लादेश और पाकिस्तान है, जो कि हमारे लिए काफी मतलब शर्म की बात है। तो इस चीज की तरफ भी गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और इस चीज को सुधारना चाहिए, यहाँ पर यही बताया गया है, ठीक है। अब एक नाम आया GHI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये एक ऐसा टूल होता है जो मेजर करता है, ट्रैकिंग करता है हंगर्स के रिगार्डिंग, ग्लोबली हंगर्स, ठीक है, भूखे कितने हैं, मतलब सही से पोषण नहीं मिल पा रहा, ठीक है, किसी भी रीजन में या किसी देश के द्वारा। और जो GHI कैलकुलेट किया जाता है लगभग हर साल अक्टूबर में, लगभग इसे कैलकुलेशन इसकी की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 में आपका क्या बताया गया है, इसमें आपका ये है कि रीपर्पज ड्रग्स डिड नॉट कट डाउन द मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मींस मृत्यु दर। जो ड्रग्स होते रीपर्पज मतलब ऐसे ड्रग्स जो किसी बीमारी में यूज किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो मृत्यु दर को कम कर देंगे। ये रिपोर्ट है WHO की, WHO का कहना है। अब देखिए यहाँ पे बस यही था इस आर्टिकल में, जो चीज था यही बताया गया था कि मृत्यु दर को रीपर्पस्ड जो ड्रग्स है वो कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए यहाँ से एक चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि WHO एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो मैंने गाइस इसके बारे में लिख भी दिया, आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता होना चाहिए कि ये है क्या। WHO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन की, जो रिस्पॉन्सिबल होती है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है। और WHO जो है, इसका जो बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के अंदर। फाउंडेड हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और इसके पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ठीक है। तो ये हो गया WHO के बारे में। अगला है CBI डिटेक्ट्स एसेट्स फॉर फ्रॉडलेंट फर्म्स, मतलब ऐसे फर्म का पता लगा रही है CBI जो कि फ्रॉड है, उसकी जांच पड़ताल कर रही है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है CBI। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, CBI। तो CBI क्या है, सबको पता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है भारत की, जो कि पर्सनल केस, पब्लिक केस, या फिर जो पेंशन के या मतलब इस टाइप के जो भी रिलेटेड होते हैं क्राइम क्रिमिनल से, वो सारे इनको हैंडल करती है, ठीक है। और ये डायरेक्टर के द्वारा हेड किया जाता है। और इसके अगर बात करें तो इस वक्त जो डायरेक्टर है वो कौन है, ऋषि कुमार शुक्ला जी, जो कि एक IPS ऑफिसर है, डायरेक्टर जनरल। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में पड़ता है। फाउंडर इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार है। फाउंडेड हुई थी 1963 में, बनी थी ये जुडिक्शन इंडिया के अंदर। और पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, ठीक है। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सत्यमेव जयते, ठीक है गाइज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी पेज पर एक और आर्टिकल है, छोटा सा, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है ताकि आपको टाइटल न्यूज का पता रहे कि न्यूज है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे मतलब यानी कि एक नोटिस जारी किया। वो नोटिस क्या है कि जो भी प्रोसीडिंग होती है, ठीक है, उनका जो एक्सटेंशन है सिर्फ 6 महीने तक के लिए वैलिड होगा। और वो भी वैलिड तब किया जाएगा अगर उसका कोई आप एक अच्छा रीजन बताओ कि इस कारण आप उसे आगे प्रोसीड करवाना चाहते हो, उस पर स्टे लगवाना चाहते हो, ठीक है। पेज नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 13 पे लिखा है व्हाट इज द बिहाइंड एंटी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशन इन थाईलैंड। एक क्वेश्चंस भी आ गया आपका यहाँ पे कि एंटी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशन के कारण क्या है, उसका क्या रीजन है थाईलैंड में। तो थाईलैंड में रीजन क्या है आपको पता है, स्टूडेंट प्रोटेस्टर है, ठीक है। वो पॉप कल्चर सिंबल का यूज कर रहे हैं, हैरी पोर्ट्रेटो से है जो, वो क्या कर रहे हैं, जो हैंगर गेम्स आ रहे हैं, ठीक है, उनके द्वारा मिलिट्री को
वो क्या कर रहे हैं, मतलब मिलिट्री के विरुद्ध खड़े हैं, ठीक है, उनके विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यही चीज बताया गया है आपका कि जो ग्रोइंग स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और मीडिया भी उनका साथ दे रही है, और वो पीछे हटने का नाम नहीं दे रहे, और जिसने पूरी रॉयल इस्टेब्लिशमेंट को लगभग हिला के रख दिया है वहां के, ठीक है। जैसे कि एक थर्सडे को वहां पे एक इमरजेंसी भी डिक्लेयर हुई थी, लेकिन इमरजेंसी के दौरान भी उन्होंने अपना प्रोटेस्ट बंद नहीं किया। अगले पेज की तरफ बढ़ते, पेज नंबर 14। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया राय नेम्ड आईबीए चीफ। यहां पर देखिए, एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो राय है, उन्होंने आईबीए चीफ के पद पर, देखिए क्या बताया गया है। जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है आईबीए, उसने कहा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो एमडी और सीईओ होंगे वो कौन होंगे, अब राज किरण राय जी, ठीक है, राज किरण राय जी, जो कि एसोसिएशन के चेयरमैन चुने गए हैं कब के लिए, 2021 के लिए, ओके। और ये जो मीटिंग हुई थी 16 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें इन्हें चुना गया है, इलेक्ट किया गया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन दिनेश कुमार खरा जी है, उन्हें डिप्टी चेयरमैन चुना गया है, ओके गाइज। आगे देखिए, फर्स्ट स्टेट लॉन्च ओमो ऑन अक्टूबर 22। लॉन्च के रिगार्डिंग कुछ है यहाँ पे, ठीक है, मतलब यानी कि बात बताई गई है कि ओएमओ क्या है। ओएमओ यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब यानी कि आरबीआई ने शुक्रवार को ये कहा कि ये कंडक्ट करेगी, ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन शुरू करेगी परचेज ऑफ स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, रिगार्डिंग परचेज ऑफ स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ठीक है। 9 अक्टूबर को जैसा कि इसने अनाउंसमेंट किया है, और ये 22 अक्टूबर से लगभग ये कंडक्ट किया जाएगा, जो कि 10,000 करोड़ का है, ओके। अब यहाँ पे निकल के आया हमारे लिए आरबीआई, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आरबीआई क्या है, आपको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एक सेंट्रल बैंक है, मतलब केंद्रीय, जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है करेंसी को इशू करने के लिए, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए, उनके रेगुलेशन के लिए, ठीक, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी। इसका रेपो रेट 4% है, इंटरेस्ट ऑन रिजर्व 3.35% है, हेडक्वार्टर मुंबई में, फाउंडर ब्रिटिश राज के टाइम पे हुआ था, फाउंडेड 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ था, और गवर्नर इसके करंट में जो है शक्तिकांत दास जी है, ठीक है। ये पहले भी चीजें आ चुकी है गाइस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आज। आगे देखिए, ई कॉमर्स फर्म्स सेंसर्ड ओवर ओरिजिन डिटेल। इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, फ्राइडे को एक नोटिस इशू किया फ्लिपकार्ट को, अमेजन को, और दूसरी ई कॉमर्स कंपनियां हैं कि भाई तुम लोग जो है अब, ठीक है, इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कंट्री ऑफ ओरिजिन की, कहाँ का माल है, कहाँ का बना हुआ है, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स के ऊपर आप नहीं डिस्प्ले करोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक बीच में निकल के आया था आपका, जब हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे तो उस समय एक स्टबल बर्निंग का आया था, तो न्यूज में काफी चल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ से थोड़ा सा अलग से आपको उसके बारे में बता दिया है कि जो आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो क्या है, स्टबल बर्निंग है वो क्या है। तो आइए देखते हैं स्टबल बर्निंग का जो है, एक तरह से ये बात की जाए तो आपके जीएस पेपर 1 से भी कोरिलेट कर रहा है गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन से देखा जाए तो, और अगर एनवायरमेंट पोल्यूशन डिग्रेडेशन के हिसाब से दिया जाए तो जीएस पेपर 3 से कोरिलेट कर रहा है। न्यूज में क्यों है, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, इसके कारण जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है, और लोग स्टबल बर्निंग कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा में खासकर, ठीक है। तो क्रॉप बर्निंग की जाती है, कैसे, लोग बाग खेतों में जो भी, मतलब क्रॉप बर्निंग जैसे जो बचा हुआ होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस इन पंजाब एंड हरियाणा, क्लीन ऑफ द राइस चाप, मतलब जैसे चावल के बाद, जैसे चावल को हटाने के बाद जो उसका बच गया उसे क्या करते हैं, जला देते हैं, ठीक है। तो प्रिपेयर द फील्ड फॉर विंटर सोइंग, और सर्दियों की खेती को बोने के लिए, लगभग ये अराउंड में अक्टूबर में शुरू होता है, अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है, और लगभग साउथ मानसून जब विड्रॉल होता है तब की बात है ये। और इसमें क्या होता है, पार्टिकुलेट जो मैटर होते हैं ये, मतलब इनकी पोल्यूशन को बढ़ाते हैं, इनमें पीएम की मैटर जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है, जिस कारण पोल्यूशन जो है हमारा बढ़ता जाता है, एटमॉस्फेयर को प्रोड्यूस वो पॉल्यूट कर देते हैं। इसमें एक्चुअली क्या चीज है, मेन मेन बात ये है कि लगभग देखा जाए तो क्रॉप बर्निंग जो है नियरली 40% ऑफ नियर सरफेस 2.5 इन दिल्ली,
दिल्ली के 2.5 मतलब यानी कि पीएम 2060 के अकॉर्डिंग ये यहाँ की कैलकुलेशन है। और जो पीएम बर्निंग के कारण मतलब यानी कि 20 ग्राम पर M3 जो है वो रिड्यूस मतलब यानी कि हो रहा है आज के टाइम में, जो कि लगभग मतलब ये है, इस पे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और इससे थोड़ा सा मतलब इफेक्ट तो पड़ रहा है, ये चीजें रिड्यूस होने की कगार पे देखी जा रही है। वैसे गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए? गवर्नमेंट को करना चाहिए एक तो भाई फाइन लगा दो, ठीक है, एक कोई प्रोग्राम ऐसा चलाओ, लोगों को जागरूक करो, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक। और एक चीज है पेनल्टीज लगा दो, ठीक है। और और क्या होगा, एक चीज आपका होगा कि भाई मतलब यानी कि कुछ ऐसी स्कीम लेके आओ ताकि गवर्नमेंट जो किसान है उसके एज ए खाद के रूप में या मतलब कुछ केमिकल्स मिला के उसे कहा जाए तो केमिकल्स मिला दे जिससे वो आसानी से गल जाए और गल के जमीन में मिल जाए, मिट्टी मिल जाए, जो कि खाद का काम करे। कुछ इस टाइप का भी गवर्नमेंट को करना चाहिए, ठीक है। पेज नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पेज नंबर 6 पर क्या है, एडिटोरियल स्टार्ट हो जाते हैं। अब हमारे यहाँ पे मतलब आर्टिकल्स जो थे इंपॉर्टेंट पेजेस के वो खत्म हो गया, अब एडिटोरियल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और एडिटोरियल में जो हमारा पहला वैलीज वॉइस, वैलीज वॉइस क्या है गाइस, मैंने आपको जैसे कल भी एक आर्टिकल आया था, एडिटोरियल में आया था कि भाई एक गुपकर डिक्लेरेशन की जा रही है। कुछ ऐसे मतलब इनके पार्टीज के लोग हैं जो एक मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में आपका 377 आर्टिकल जो हट गया था, ठीक है, उसके तहत मतलब ये चाहते हैं कि वो मतलब वापस अपने पहले वाले जो अगस्त 2019 से पहले की सिचुएशन थी वो उसी में रहना चाहते हैं, उसी से खुद से। तो उसके लिए एक गुपकर डिक्लेरेशन किया। तो ये गुपकर डिक्लेरेशन जैसे कि 22 अगस्त 2020 को ये लोग इन्होंने एक मीटिंग की थी, 6 पॉलिटिकल पार्टीज थी उसमें जम्मू कश्मीर के, उन्होंने एक स्टेटमेंट पे साइन किया था जिसे गुपकर डिक्लेरेशन कहा जाता है, गुपकर डिक्लेरेशन 2 के नाम से जाना जाता है। वो क्या चाहते हैं, जो आर्टिकल 370 को एब्लॉयज जो किया गया वहां से, उससे मतलब यानी कि उसी के विरुद्ध खड़े हैं वो। जो 6 पॉलिटिकल पार्टीज थी वो कौन कौन सी थी वो बता देता हूं मैं। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, एक द पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस और एक कम्युनिस्ट पार्टी। और लास्ट एम ये है आपका एवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, एएनसी के नाम से। तो ये 6 पार्टियां थी मेन जो थी। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे फारूक अब्दुल्ला, वो कहते हैं कि मुझे लेट मी मेक इट क्लियर दैट वी आर नॉट एनीवन्स पुपेट्स, क्या मतलब यानी कि हम किसी के वो नहीं है, गुलाम नहीं है, ठीक है, ना तो नई दिल्ली के और ना ही किसी और के। हमें फिर से वही आजादी चाहिए, हम किसी कंट्री में रहना नहीं चाहते, ठीक है। तो ये वापस आर्टिकल 370 और 35 को रिस्टोर करना चाहते हैं और ये अपना संविधान खुद से फिर वही मतलब वही सारी चीजें ये कहा जाए तो जो ये 370 या हटाया गया है या जो भी है मतलब वहां पे वो चाहते हैं कि भाई हम खुद पहले जैसे जो अगस्त 2019 से पहले की सिचुएशन थी, आजादी थी या सेम वो सारी चीजें वो चाहते हैं। तो ये गाइज आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। अगला जो आर्टिकल है हमारा एडिटोरियल से, वो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिकल ऑफ द आंध्र काइंड एडिटोरियल, ठीक है। आंध्रा, आंध्रा से रिलेटेड है ये एडिटोरियल है, मैं जैसे बताया आपको। अब इसमें कोई आज का कोई खास एडिटोरियल नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को जो कुछ थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझाने की कोशिश की है। इस वाले एडिटोरियल में क्या बताया गया है, ठीक है, इस एडिटोरियल में एक्चुअली बताया गया है कि जो आंध्र प्रदेश के सीएम है जो करंट में कौन है, जगन मोहन रेड्डी साहब, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जी के जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि ऐसे बॉबडे जी है, ठीक है। तो इन्होंने ये जगन मोहन रेड्डी जी ने इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा, एक कंप्लेन लेटर कह सकते हो आप। और वो लेटर उन्होंने भेजा क्यों, अब वो देखते हैं। तो उस लेटर में ये मतलब यानी कि भेजा क्यों, आपको पता है प्रीवियस सीएम जो थे चंद्र बाबू नायडू जी थे वहां के। और ये भी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के जो जज है एनवी रमन जी, ठीक है। तो हुआ क्या, इन्होंने कहा भाई जगन मोहन रेड्डी ने मतलब यानी कि चंद्रबाबू नायडू बाबू की जब सरकार थी वो चाहते थे कैपिटल बनाना चाहते थे अमरावती को, लेकिन सरकार बदल गई, इलेक्शन हुआ तो फिर मोहन रेड्डी चाहते कैपिटल बनाना विशाखापट्टनम, अमरावती और कुनूल को। लेकिन इनकी सरकार में ये चीजें ना कामयाब नहीं हो पा रही। तो जब कामयाबी नहीं मिल रही तो इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को, ठीक है, चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा, कंप्लेंट लेटर, और उसमें बताया कि लैंड एक्विजिशन का मामला,
उन्होंने कहा कि भाई जो ये चंद्रबाबू नायडू है, इन्होंने लैंड एक्वाइज कर रखा है, ठीक है, कहां पर, कहां बताया गया ये आपका, अमरावती में, जहां पे वो अपने कैपिटल सेटअप करना चाहते थे। और जो एनवी रमन है, जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, वो भी उनमें मिले हुए हैं। और इस रिगार्डिंग जो केस हुआ था, उसमें जो जजों की बैठक हुई थी हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट के जज भी, मतलब हाई कोर्ट का जो भी कैंडिडेट जज है, वो भी इनसे मिले हुए हैं, ये स्टेटमेंट दी, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है इस एडिटोरियल में, ठीक है। तो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स सारे खत्म होते हैं, और आज की कुछ न्यूज है उसे हम देख लेते हैं गाइज, ठीक है। न्यूज एट द ग्लैंस, पहली न्यूज है जो आपके लिए है, कपिला कैंपेजन। कपिला कैंपेजन क्या है? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्च किया है कपिला कैंपेजन, जो कि आप कह सकते हो कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है। उनके 89वें बर्थडे एनिवर्सरी पे, ठीक है, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड साइंटिस्ट थे, जिसे जो कह सकते हो, जो कि अब है भी नहीं हमारी इस दुनिया में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। अगली न्यूज है, नेशनल अथॉरिटी फॉर रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग एज नेशनल अथॉरिटी फॉर रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स अंडर द सेक्शन 3, मतलब यानी कि सेक्शन 3 के तहत, एक्ट 2019 के तहत जो शिप्स की रिसाइकलिंग होती है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। आर्म फोर्स फ्लैग डे फंड, गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया ऑल सिटीजन्स को टू कनेक्ट विद कॉज ऑफ वॉर विंडोज, एक्स सर्विसमैन वार्ड्स, ठीक है, ये कोई खास नहीं है। खैर, अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। म्यांमार डिफेंस रिलेशन, इंडिया और म्यांमार के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया विल बी डिलीवरिंग ए 1 किलो क्लास सबमरीन आईएनएस सिंधुवीर टू म्यांमार, ये उसे डिलीवर करेगा म्यांमार को, इसके किसके रिगार्डिंग? डिफेंस कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर ये बताया गया। आगे आगे बढ़ते हैं, उसमें बताया गया भानु अताया के बारे में, कि जो कि पहली ओस्कर विनर थी, इंडिया की पहली ओस्कर विनर, जिनकी मौत हो गई है, ठीक है, मुंबई में। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रही थी, और अब 91 की एज में उनकी डेथ हो गई है। पहली ओस्कर विनर गाइस, याद रखने इस चीज को। यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, पाकिस्तान जो चाइना का साथ दे रहा है, रशिया एंड क्यूबा हैव बीन इलेक्टेड ऑन द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, मतलब यानी कि पाकिस्तान के साथ चाइना, रसिया और क्यूबा को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में इलेक्ट किया गया है, ठीक है, डिस्पाइट देयर असेंबल ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड। देखिए, एक्चुअली यहाँ पर बात की जाए तो किस चीज के मतलब, इलेक्ट से मतलब यहाँ पे मेरा गाइस ये कहने का मतलब है कि ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर जो चाइना की और पाकिस्तान की छवि है ना, वो यहाँ पर खत्म होती जा रही है। इस बारे में एक स्पेशल मतलब मीटिंग हुई है और बताया गया है। आपको पता है, कोविड-19 से पहले चाइना के साथ अच्छे रिलेशन थे दूसरे देशों के भी, लेकिन अब करंट की जो सिचुएशन है वो बहुत बेकार है। और भारत के रिलेशन की बात करें तो भारत का रिलेशन विदेशों के साथ आज के टाइम में बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसमें यही है, वुमेन सेफ्टी के रिगार्डिंग एक डिसीजन लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, चीफ मिनिस्टर हैज ऑर्डर्ड टू एस्टैब्लिश वुमेन हेल्प डेस्क, एक हेल्प डेस्क रेडी करने को कहा है, एस्टैब्लिश करने को कहा है, ठीक है, हर पुलिस स्टेशन में, हर स्टेट के हर पुलिस स्टेशन में, रिगार्डिंग वुमेन सिक्योरिटी। अगला जो है आपका, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया एयर कंडीशनर विद रेफ्रिजरेंट्स, मतलब गवर्नमेंट बैन कर रही है गाइस, क्या कर रही है, लिखा है यहाँ पे, विद व्यू टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने की व्यू की तरफ, और कट इंपोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल आइटम, जो एसेंशियल आइटम नहीं है उनकी इंपोर्टिंग को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर को बैन कर दिया है। वर्ल्ड फूड डे 2020 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया था, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। और इसका थीम रखा गया ग्रो न्यूरिश सस्टेन टुगेदर। और ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भी सेलिब्रेट किया गया था, जो कि 15 अक्टूबर 2020 को सेलिब्रेट किया गया था। तो इस प्रकार गाइस, आज के हमारे न्यूज आर्टिकल एडिटोरियल सारे फिनिश होते हैं, और उम्मीद करता हूं कि सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद भी करूंगा कि आप सबने इस वीडियो को देखा। तो दोस्तों, साथ साथ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और
उसके बाद सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई और लेटेस्ट वीडियो समय पर मिलती रहे। और इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है, और जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और हर वीकली इसका एक टेस्ट भी अरेंज किया जाता है, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दी जाती है समय पर। तो आप सभी का फिर से धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट एंड कीप वॉचिंग गाइस और हैव ए नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।